हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो चारों तरफ आप चर्चा सुन रहे हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी समन्स भेज रहा है, नोटिसेस भेज रहा है एंड ऑल्सो अरेस्ट भी कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्यों अरेस्ट हो रहे हैं वो लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये ईडी है कौन। ओके, सो ये हमारे पॉलिटी का भी टॉपिक बन सकता है, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का भी टॉपिक बन सकता है, और एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ईडी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। सो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये ईडी है क्या। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं सारे न्यूज़पेपर्स और रिपोर्ट्स की 95% ईडी के जो केस हैं, जब से बीजेपी पावर में आई है। बीजेपी पावर में कब आई है? 2014। जब से बीजेपी पावर में आई है तब से 95% केस जो ईडी बना रहा है वो किसके ऊपर बना रहा है? ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर। सो ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो ऑलरेडी ईडी के तरफ से अरेस्ट हो चुके हैं। सो ईडी के पास क्या पावर्स है, ईडी के पास क्या फंक्शंस है, ईडी कौन से एक्ट के तहत काम करता है, एक्चुअल में उसका काम क्या है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, ये मैटर्स तो आपको फिर भी मीडिया से पता चल जाते हैं, लेकिन वहां पर ये कंस्ट्रक्टिव चीजें पता नहीं चलती हैं कि एक्चुअली में ईडी है कौन। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि ईडी है कौन। सो ईडी कौन है? सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? इन्वेस्टिगेशन करता है। किस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करता है, और फॉरेन एक्सचेंज लॉज के बारे में करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हवाला केसेस को ये इन्वेस्टिगेट करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों का हेर फेर, और फॉरेन एक्सचेंज लॉज का मतलब पैसों का हेर फेर जो कि फॉरेन से आप कर रहे हो। फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईडी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये रहा आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम कर रहा है। इसके अलावा एज अ प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईडी फंक्शंस इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया। सो इसका मैंडेट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी को लेकर लास्ट 3-4 सालों से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि ईडी अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम कर रहा है। ईडी वो भी काम कर रहा है जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसके चार्टर ऑफ एक्ट में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये शंका जताई है और ये वरी जताई है कि ईडी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जिस हिसाब से उसे करना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन पे। सो वेयर डज द जेनेसिस ऑफ ईडी लाई? ईडी की शुरुआत कहां से हुई, पहले उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। ओके, ईडी का ओरिजिन कहां से हुआ? द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1956 when an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control laws violation under the Foreign Exchange Regulation Act 1947. So सबसे पहले ईडी का जब निर्माण हुआ था तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में रखा गया था, और वो सिर्फ कौन से लॉ के अंदर काम करता था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट इज द फेरा एक्ट। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था, और इसके साथ साथ कुछ 2 ब्रांचेस थे बॉम्बे एंड कैलकाटा में, जिनको मुंबई और कोलकाता आप आज के डेट में बोलते हो। इन द ईयर 1957, ठीक 1 साल बाद, द यूनिट वाज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो पहले यूनिट नाम था, बाद में इसका नाम डायरेक्टरेट कर दिया गया, एंड अनदर ब्रांच वाज ओपन इन मद्रास। सो बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली में हेडक्वार्टर, और एक और खोला गया 1957 में मद्रास में। 1960 में क्या हुआ? Administrative control of the directorate was transformed from the Department of Economic Affairs to the Department of Revenue. So पहले Department of Economic Affairs के अंदर था, लेकिन बाद में 1960 में इसको Department of Revenue, Ministry of Finance में ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं
कि with the onset of the process of economic liberalization, FERA 1973, which was a regulatory law, was repealed, and in its place a new law, the Foreign Exchange Management Act 1999, came into operation. So 1947 का जो एक्ट था फेरा, उसको चेंज करके फेमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन 1999. सो पहले ईडी फेरा के साथ काम करता था, अब ईडी फेमा के साथ काम करता है. कब हुआ ये? जब देश में एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब. फर्दर इन ट्यून विद द इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजिम, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास हुआ और वहां पर ईडी को एंट्रस्ट किया गया कि ईडी इस एक्ट के तहत अपना काम करेगा. सो दो चीजों में ईडी अब काम करता है, एक फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए. सो ये दो ही एक्ट्स पे वो काम कर सकता है. ओके, याद रखना है स्ट्रक्चर क्या है ईडी का, ईडी में कौन काम करता है, कैसे काम करता है. सो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हेडेड बाय डायरेक्टर. सो इनका हेड जो होता है वो एक डायरेक्टर होता है. देयर आर 5 रीजनल ऑफिस, पता ही है हमें, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली. सो चंडीगढ़ को भी बाद में ऐड किया गया. हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट. सो एक डायरेक्टर है जो नई दिल्ली की हेडक्वार्टर में बैठता है और बाकी इन अलग अलग ब्रांचेस के भी अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं. द डायरेक्टरेट हैज 10 zonal office, each of which is headed by deputy director, and 11 sub zonal office, each of which is headed by assistant director. एक सेंट्रल डायरेक्टर हो गया, एक अलग अलग जो इंपॉर्टेंट मुंबई चेन्नई में उनके डायरेक्टर हो गए, 10 जोनल हो गए जिसके डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर कहलाते हैं, और 11 सब जोनल हो गए जिसके डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाते हैं. तो ये होते कौन है? ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनकी ऐसी क्या पदवी होती है कि इनको ईडी का डायरेक्टर बनाया जाता है. सो लेट मी टेल यू, बहुत बड़ी आयरनी है यहाँ पर कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सच एज इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर और पुलिस, इन विभागों से सीनियर ऑफिसर्स को चुना जाता है डायरेक्टर्स बनाने के लिए, डेप्यूटी डायरेक्टर्स बनाने के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनाने के लिए. और रिसेंटली जो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, वो खुद एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे, आईआरएस ऑफिसर, जो यूपीएससी से पास करके आईआरएस ऑफिसर बने थे. इनका टेन्योर नवंबर 21 में इनमें थोड़ी चेंजिंग आई. क्या चेंजिंग आई? पहले इनका टेन्योर 2 साल का हुआ करता था, अब इनका टेन्योर 5 साल का कर दिया गया है. ओके, अब बात करते हैं कि ईडी के जुरिस्डिक्शन में क्या है, ईडी क्या काम कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों कह रहा है कि ईडी ठीक से काम नहीं कर रहा और अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी काम कर रहा है. सो बोथ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया. सो होल ऑफ इंडिया में ईडी का जुरिस्डिक्शन है अगर ये दोनों एक्ट्स लगते हैं तभी, वरना नहीं. ठीक है, सो ईडी कैन टेक एक्शन. अंडर फेमा में लाई सिविल कोर्ट्स. ओके, सो सिविल केसेस होंगे फेमा के अंडर और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होंगे क्रिमिनल कोर्ट्स. सो केजरीवाल को किस में अरेस्ट किया गया है? पीएमएलए में, जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स में आएगा. द एजेंसी हैज जुरिस्डिक्शन ओवर अ पर्सन और अदर लीगल एंटिटी हु कमिट्स अ क्राइम. ऑल पब्लिक सर्वेंट्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन. सारे पब्लिक सर्वेंट्स मतलब सारी ब्यूरोक्रेसी में जो आईआरएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है अंडर दीज 2 एक्ट्स. देखो, जब किसी के पास पैसा बहुत आ जाता है तो वो पैसा लोग कहाँ रखे? इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, आप कैश में भी नहीं रख सकते हो, छुपा भी नहीं सकते हो, तब ये हवाला के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग आती है. और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वो आपका ये ईडी देखता है. सो ईडी कैन नॉट टेक एक्शन सुओ मोटो. ईडी खुद से एक्शन नहीं ले सकता. आप डायरेक्टली ईडी पे जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हो. कैसे होगा? एक आदमी को कंप्लेन करना पड़ेगा और पुलिस फर्स्ट एंड देन ईडी विल इन्वेस्टिगेट एंड द मैटर विल बी आइडेंटिफाइड. सो सबसे पहले आपको पुलिस को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, पुलिस को ही कंप्लेन करनी पड़ेगी,
उसके बाद वो चेक करेंगे कि मैटर किस एक्ट के अंदर देखा जाएगा, और अगर मैटर पीएमएलए या फेमा एक्ट के अंदर आया तो उस केस को किसको दे दिया जाएगा, ईडी को दे दिया जाएगा. सो ईडी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड मे अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड ऑल्सो मेक एन अरेस्ट. सो ये अरेस्ट भी कर सकता है. द मैटर विल बी रिजॉल्व बाय द वे ऑफ एडजुडिकेशन बाय कोर्ट्स और पीएमएलए कोर्ट्स. या तो इसको कोर्ट्स देखेगी या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो अलग से कोर्ट है वो भी इसको देख सकती है. तो यहां से भी आप थोड़ा सा इसका आइडिया ले सकते हो. मैंने चार्ट बना के दे दिया है. सो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है. फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का इसका मेनली काम है, पैसों का हेरफेर, इसीलिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन. और कौन से एक्ट्स के तहत ये काम करेगा, देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. सो सारे एक्ट्स ही फाइनेंस से रिलेटेड है. तो अभी तक जो पढ़ा इस चार्ट में था. अब आते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है. सो दो कंट्रोवर्सी है. सो पहली तो कंट्रोवर्सी उसकी जुरिस्डिक्शन को लेके है और दूसरी कंट्रोवर्सी उसकी फंक्शनिंग को लेके है. ईडी में केसेस तो रजिस्टर होते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं होता, और कन्विक्शन क्यों नहीं होता ये एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है. तो सुप्रीम कोर्ट दो बातें बोलता है. एक बात उसने बोली है कि जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी ये काम कर रहा है, और दूसरी बात बोली है कि केसेस रजिस्टर करने के बाद भी अरेस्टिंग या कन्विक्शन रेट क्यों नहीं है. ओके, सो दो कंट्रोवर्सी है. सो कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एडी. पहला कंट्रोवर्सी, पीएमएलए फॉर्मुलेटेड इन 2002. सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कब फॉर्मुलेट किया, 2002 में. अंडरगॉन वेरियस क्रिटिकल चेंजेस टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू गिव इटसेल्फ मोर स्ट्रेंथ टू डील विद द ऑफेंस. सो जब से ये एक्ट आया है इसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी आए हैं. अमेंडमेंट से क्या है, ज्यादा पावर्स हमेशा ऐड की गई है इस एक्ट में. However, on account of these amendments, several petitions have been filed across the country that questions the almost blanket powers assigned to the ED under the PMLA. So देखिए, सब कुछ ED करेगा. इतना ज्यादा पावर PMLA ने अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू ले लिया है और ED को सब कुछ एंट्रस्ट कर दिया है, जिम्मेदारी दे दी है. सर्च भी ED करेगा, सीज भी ED करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, असेट्स को भी अपने कब्जे में ले लेगा और अरेस्ट करके रखेगा, और अरेस्ट करने के बाद आपको सबूत भी नहीं देगा, और जितने दिन मर्जी उतना दिन अरेस्ट करके रखेगा, जैसे आप कुछ पॉलिटिशियंस के केस में देख ही रहे होंगे. सो मोर ओवर इन अ रीसेंट हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड. अब आता है सुप्रीम कोर्ट. क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए एंड ईडीज पावर टू अपहोल्ड इंक्वायरी, arrest people and attach property under section 5 of the act. So सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ईडी का जो पावर है इंक्वायरी करने का और अरेस्ट करने का वो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में है. मतलब किसके सेक्शन में, पीएमएलए के सेक्शन 5 में. The court stated that section 5 provides for a balancing arrangement to secure the interest of the person and also ensures that the proceeds of crime remain available to be dealt with the manner provided under the 2002 Act. मतलब 2002 Act में ही लिखा है कि जो भी एसेट्स उस आदमी के पास होंगे जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है ईडी, ऑटोमेटिकली ये सारे एसेट्स ईडी सीज कर सकता है. इट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट. क्या रिजेक्ट किया, दैट ईडी अथॉरिटीज आर पुलिस ऑफिसर्स एंड हेंस अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम वुड बी हिट बाय आर्टिकल 23 of the Indian Constitution, which says no person accused of an offense shall be compelled to be witness against himself. तो ईडी क्या करता है, आप ही से कहता है कि आप अपनी गलती मान लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप किसी को फोर्स या कंपेल नहीं कर सकते हैं खुद के बिहाफ पे ही सबूत या खुद के बिहाफ पे स्टेटमेंट देने के लिए. सो यहाँ ईडी अपने पावर्स को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है. और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बोलता है कि कन्विक्शन रेट ईडी का बहुत कम है. कितना कम है आप देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा 0 कन्विक्शन हुआ था 2005 से 2014 के बीच में. सो जब प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो कन्विक्शन रेट बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद 95% ऑफ द जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के लिए हुए हैं.
तो कन्विक्शन रेट उसमें भी कोई खास नहीं है क्योंकि ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। सो 2014 से 2021-22 तक 888 केसेस रजिस्टर हुए अंडर ईडी, लेकिन कन्विक्शन कितना हुआ? 23 केसेस, मतलब 10% को भी कन्विक्शन नहीं मिला। आप देखो इस चार्ट से आप समझोगे कि फेमा एक्ट और पीएमएलए केस, इन दोनों के अंडर कितने कितने केस रिलेट हुए हैं। सो आप फेमा में देखो ज्यादा केसेस रिलेट हुए है ना, तो ज्यादा केसेस किसके अंदर बने हैं? फेमा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर कम केसेस है ना, और कन्विक्शन रेट तो 10% का भी नहीं है। सो फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम जो आप इतना सारा टैक्स का मनी, एक्सचेकर का पैसा यूज कर रहे हो, इतने डायरेक्टर्स को हम सैलरीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसके बाद आप केस रजिस्टर करते हो और केस रजिस्टर हो जाने के बाद आप सबूत देने के बाद भी 10% भी आपका कन्विक्शन रेट नहीं है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या हुआ? सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म्स चाहिए। कैसे रिफॉर्म्स चाहिए? सबसे पहले तो जो जुरिस्डिक्शन है उसकी वो डिफाइंड अच्छे से नहीं है, उसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, एंड उसका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ताकि कन्विक्शन रेट इंक्रीज हो। जनरली हमने देखा है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं होती है, कांग्रेस की थी, तो बीजेपी या दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर ईडी का केस बनता था। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स पे केस बन रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रह गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी के इशारों पे नाच रहा है और इसका कोई बहुत बड़ा फंक्शन दिख नहीं रहा हमें इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी बातें इसकी कंट्रोवर्शियल बोली है। ओके, आई होप आपको ईडी का स्ट्रक्चर, ईडी कैसे काम करता है और किस एक्ट के थ्रू काम करता है और ईडी क्या है ये समझ में आया होगा। सो आगे जो भी न्यूज आएगी जिसमें ईडी इन्वॉल्व होगा, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि बहुत लोगों को इस ईडी के बारे में पता चले कि आखिर में ये ईडी है कौन। क्योंकि जनरली मुझसे लोग पूछते हैं ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने अरेस्ट कर दिया, बट अगर आप लोगों को बेसिक पूछो कि ईडी है क्या, वो करता क्या है, उसके फंक्शन क्या है, तो लोग आपको बता नहीं पाएंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है कि व्हाट इज एक्चुअली ईडी। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।